तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो पहले इसके बेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं, एक एक इसके पॉइंट के बारे में कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये अनुपात होता क्या है। यानी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ने के पहले मतलब समानुपात के पहले अनुपात का जानना जरूरी है। तो पहले हम अनुपात समझ लेते हैं कि अनुपात होता क्या है। अनुपात जो होता है वो जनरली एक भिन्न होता है, यानी एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा कि ये एक फ्रैक्शन होता है। जैसे अगर मान लो कि हमें ये दिखा जाए A/B, तो इसका मतलब ये क्या है, A/B, यानी A/B, यही अनुपात है। और ये अनुपात का साइन होता है, यहां पर लगा देता हूं ऐसे। ठीक है, तो ये रेशियो का साइन है। तो इस तरह से यानी किसी भी चीज को रेशियो में लिखने के लिए, है ना, यहाँ पर जब फ्रैक्शन में लिखा होता है तो उसको हम रेशियो में लिखते हैं, या ये कह सकते हैं कि रेशियो का मतलब ये होता है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। एक कंडीशन ये भी जान लीजिए दोनों के बारे में कि दोनों जिनके बीच हमें रेशियो बनाना है, ठीक है, जिनके बीच अनुपात बनाना है, वो चीजें हमेशा समान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कुत्ता और दो बिल्ली के बीच का अनुपात क्या है ना। हमेशा जब भी हम अनुपात बनाएंगे तो अनुपात हमेशा दो समान चीजों के साथ बनाएंगे। जैसे कि अगर हमें यह कहना हो कि कुत्ता और बिल्ली का अनुपात, अगर ये कहा तो ठीक है। लेकिन अगर हमें ये कह दिया जाए कि 1 किलो, ठीक है, 1 किलो और 1 मीटर, अब यहां पर देखो, यहां पर ये दोनों यूनिट क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह से ये रेशियो नहीं बन सकता, है ना। जब भी रेशियो बनेगा दो समान चीजों का बनेगा, यानी रुपए का रुपए से बनेगा, किलो का किलो से बनेगा, मीटर का मीटर से बनेगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से बनेगा। ठीक है ना। एक चीज और भी है, मान लो कि अगर यहां पर इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन, जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा 2:4, तो ये ए और बी का अनुपात अगर मान लो 2:4 लिखा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी जो है वो ए का 2 गुना है। बी जो है वो ए का 2 गुना है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जो भी राशि दी होगी समान इकाई वाले, है ना, समान इकाइयों से व्यक्त की जाएगी जो भी राशि दी होगी, और दी गई राशि में से एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है या कौन सा भाग है, ये हमें यहाँ पर बताया जाएगा। तो इतनी टिपिकल लैंग्वेज को ना समझ के हम सीधे सी बात समझ लेते हैं कि ये हमेशा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में होंगे, और इन्हें हम इस तरह से दो बिंदु से हम, दो डॉट से हम डिनोट करेंगे, है ना। और इस तरह का जो ए और बी दिया रहेगा ना, ए और बी, इस तरह से दो चीजें दी रहेंगी। तो यहां पर इन दोनों का समझ लेना कि ये जो ए होगा, है ना, हिंदी में समझ लो, इसको बोलेंगे उत्तर पद। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पद। और बी जो होगा इसे बोलेंगे हम पूर्व पद। समझ में आ रही है। यानी ए जो भी होगा, पी, सॉरी ये पहले है ना, तो इसे हम बोलेंगे पूर्व पद, और जो बाद में होगा उसे हम बोलेंगे उत्तर पद। थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। चलो खैर समझ में आ गया होगा। तो यहां पर ए जो है, जिसे जो पहला दिया होगा, है ना, उसे हम बोलेंगे पूर्व पद, और जो बाद में होगा उसे हम बोलेंगे उत्तर पद। अरे वही मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ लो, है ना। तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे अगर मान लो हमें ये कहना हो कि 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का रेशियो क्या होगा, तो 4 और 5, ठीक है ना, इनका अनुपात ऐसे निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा अनुपात, किलोमीटर से किलोमीटर काट लोगे तो 4:5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दो दूरियों का अनुपात है। तो अगली चीज क्या आ रही है, अगली चीज हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज, यानी विभिन्न प्रकार के अनुपात। अब यहां पर हमें देखना है कई प्रकार के अनुपात होते हैं, इनके बारे में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है संयोजित अनुपात, यानी कि कंपाउंड रेशियो। ये क्या होता है, संयोजित अनुपात या कंपाउंड रेशियो। देखो अगर मान लो दो रेशियो A/B और C/D, ऐसे मान लो कि दो अनुपात दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका जो संयोजित अनुपात होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इनका जो संयोजित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो जो होगा, वो इस तरह से हम लिखेंगे A/B × C/D।
ठीक है, ये समझ में आया। यानी इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, AC अपॉन BD, या अगर हम इसका रेशियो देखें तो AC/BD ऐसे लिख सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो ये इसका संयोजित अनुपात होगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल ये दिया गया कि अगर 2:3, ठीक है, 2:3 और 6:7, 6:7 का संयोजित अनुपात, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, और अगर यह आ गया संयोजित अनुपात यानी कि इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो इनको निकालने का बहुत ही आसान तरीका देखो क्या है कि 2/3 है कि नहीं, 2/3 और 6:7 तो गुणे 6/7 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको 3 × 3 और 3 दूनी 6, यानी कहने का मतलब 2 दूनी 4/7। तो इनका जो संयोजित अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 4:7। बताओ समझ में आया? तो पहली चीज तो संयोजित अनुपात पेपर में आ भी सकता है आपके, ठीक है। तो बहुत ही डीपली पढ़ के जाइए, कहीं से कोई चीज मिस ना होने पाए, चाहे वो क्वेश्चन आए या कोई रूल आ जाए या कोई टर्म आ जाए, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि कुछ बच जाएगा। तो संयोजित अनुपात समझ में आ गया होगा कि अगर 2 अनुपात दिए होंगे तो उनका सीधे सीधे क्या करना है, उनके फ्रैक्शन का, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा कर देना है, ठीक, समझ में आ गया। चलो अगली चीज देखते हैं। अगला जो टॉपिक आता है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है वर्गानुपात, है ना। वर्गानुपात का मतलब क्या है कि डुप्लीकेट रेशियो। अब ये क्या चीज आती है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में अगर कोई भी चीज इस तरह का है तो दो चीज, जैसे A/B दिया गया है ना, वर्गानुपात जैसे नाम से ही लग रहा है, तो वर्ग का अनुपात। जैसे अगर मान लो कि A/B दिया गया है, ठीक है, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, A²/B²। बताओ बात आई समझ में? कोई दिक्कत है, कोई समस्या? अभी जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम्पल भी देख लो, अगर हमसे पूछा जाए कि 5:6 का वर्गानुपात क्या होगा, है ना, 5:6 का वर्गानुपात क्या होगा, तो देखो बच्चा, जैसे पूछेगा वर्गानुपात वैसे दोनों का वर्ग कर देना, 5 का वर्ग अनुपात 6 का वर्ग, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, यानी 25:36 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आया वर्गानुपात। अगला वर्गमूलानुपात। अब जैसे नाम से लग रहा है वर्गमूल निकालना है ना, वर्गमूल निकालना है। जैसे मान लो कि अगर हमें दिया गया A/B ऐसे दो और इनका वर्गमूला अनुपात पूछेगा, तो वर्गमूल A का अनुपात वर्गमूल B का, ठीक है, यानी √A एंड √B, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी समझ लो, जैसे अगर मान लो हम सबको क्वेश्चन दिया गया कि 64:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो का वर्गमूलानुपात। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी तरीके से देखो क्या करेंगे, √64 √25 इस तरह का। तो 64 किसका है, 8 का, है ना, 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा और 25 का 5 होगा, यानी 8:5, यानी 64:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो यानी 64:25 का वर्गमूलानुपात 8:5 होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अगला आ जाता है घनानुपात। फिर से देख लेते हैं, अगर मान लो दो ऐसे दिया गया A/B, है ना, और इनका घनानुपात कहे तो जैसे घन कर रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो घनानुपात अगर कहे तो A3:B3, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन देखो, जैसे अगर मान लो 2:5 का घनानुपात पूछे, 2:5 का घनानुपात। अब इसका घनानुपात निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीके से आप करोगे क्या, 2 है तो 2 का क्यूब कर लो, फिर 5 है 5 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब यानी 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 का करोगे 5 पंचे 25 पंचे 125, यानी इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 8:25। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही है चीजें, बहुत ही आसान है ना। उसके बाद घन मूलानुपात, चलो ठीक है, फिर वही चीज देखो, अगर मान लो अनुपात A/B दिया हो, कोई भी अनुपात,
और उसका क्या है, घन मूलानुपात बताओ। तो घन मूलानुपात क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ए अनुपाते क्यूब रूट बी। ठीक, जैसे अभी यहां पर अगर ये पूछे कि 64, ठीक है, 64 अनुपाते, और कोई एक नंबर ले लो, 125 ले लेते हैं, चलो 125 का, ठीक है, घन मूलानुपात। चल, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ना, तो हम करेंगे क्या, क्यूब रूट 64 और क्यूब रूट 125। तो यहां पर ये चीज समझ में आ रही है। 64 किसका क्यूब है, 4 का, यानी ठीक है, क्यूब रूट कितना, 64 का 4, और 125 का 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 पंचे 25, पंचे 125। तो ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पर हो जाएगा घन मूलानुपात 4 अनुपाते 5। ठीक, अगला, अब अनुपात का एक लास्ट टॉपिक और समझ लो, व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल रेशियो। ये क्या होता है रेसिप्रोकल, जैसे मान लो कि अगर अनुपात हमारा ए अनुपाते बी हो, ठीक है, ए अनुपाते बी हो, तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल 1/a/1/b। समझ में आया, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/a/1/b, यानी b/a हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 5:7 का क्वेश्चन आ जाए कि 5:7 या 6 का लिख लेते हैं, 5:6 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, तो बहुत ही इजीली से केवल उल्टा कर देना इसको, 6:5 कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पूछिए ये कैसे हो रहा है ना, ये भी तो बताना पड़ेगा। चलो, तो यहां पर जैसे अगर हमें 5:6 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 अनुपाते 1/6। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बहुत सीधी सी चीज है ना, अनुपात का मतलब कौन होता है ये पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/5/1/6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वाला कहाँ जाता है, फर्स्ट के पास, और थर्ड वाला जाता है सेकंड के पास, यानी क्या हो जाता है 6/5। तो यहां से ये चीजें 6:5 हो जाती है। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अनुपात का। अब हम थोड़ी सी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं समानुपात के बारे में। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट में जरूर बता दिया करिए कि समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो अगली वीडियो जो होगी, अगला जो पार्ट होगा, उसमें फिर से एक बार क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो अगला टॉपिक जो आता है वो है समानुपात। अब इसके बारे में भी देखो, अनुपात का भाई ही है ना, और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। अब यहां पर देखो समानुपात, इनके बारे में, इनका भी साइन अगर देखो तो इनका साइन कुछ इस तरह से होता है ना, इनका साइन कुछ इस तरह से, ये पता है क्या कर रहा है कि जब दो अनुपात, यहां पर अनुपात के बारे में ना, अगर दो अनुपात समान हो, क्या हो, दो अनुपात समान हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। दो अनुपात समान हो, जैसे अगर मान लो A, B, C और D ऐसे करके कुछ दिया गया है ना, और ये कहा जाए कि A/B बराबर C/D ऐसे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि A अनुपाते B, और ये समानुपात का साइन है ना, और ये C/D। एक चीज देखो कि ये जो अनुपात लगा है ना, ये चाहे C अनुपाते D लिखो, फिर से लिख देता हूं एक बार, देखो ये जो लगा यहाँ समझाने के लिए लिख रहा है, ये जो बना हुआ है, ये अगर ऐसे से टच कर दो तो ये इक्वल ही तो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, समानुपात का मतलब इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी लिखने का मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते हो A/B है ना, प्रोपोर्शनल टू C/D ऐसे। तो ये होता है समानुपात। समझ में, तो समानुपात का मतलब समझ लो कि दो बराबर के अनुपात ही समानुपात होते हैं, दो बराबर के अनुपात समानुपात होते हैं। ठीक है, कर अब यहां पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये जो हमारा ये चार चीजें मिली हैं, ठीक है, इनमें इस वाले को, जो ये A है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, यानी प्रथम पद। ठीक है, तो ये प्रथम पद है। उसके बाद ये B जो है ये क्या है, ये द्वितीय पद है। C क्या है, तृतीय पद है। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन भी मिलेगा। और D जो है ये चतुर्थ पद है, हिंदी के हिसाब से फर्स्ट सेकंड फोर्थ है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये सारे पद हैं। अब यहां पर ये चारों पद हो गए, तो
तो जो इसका फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म हो, है ना, ये पहला और ये जो ए और डी होंगे, देखो बात समझना, ए और डी इसमें समझ लेना कि ए और डी, ए और डी को बोलते हैं चरम पद। क्या बोलते हैं? चरम पद। और सी और बी, यानी बी और सी को क्या बोलेंगे? मध्य पद। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आता है मध्य पद निकालो, चरम पद निकालो। ठीक है, इंग्लिश में इसको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है, इसको मिडिल टर्म ये बोलते हैं। वही चीज इंग्लिश हिंदी में है कि मध्य, पहले और आखिरी वाले को चरम पद और दोनों जो बीच वाले हैं बी और सी, ठीक है, उनको बोलते हैं मध्य पद। अब यहाँ पर क्या क्या चीज हमको, जैसे अगर मान लो कि एक एग्जांपल समझ लो, जैसे अगर मान लो हमको एक क्वेश्चन दिया गया कि 3:2 और समानुपाते, कुछ भी ऐसा लिख लो, ठीक है, लिख लेते हैं 17:15 ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ये दोनों हैं, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो हैं इनको बोला जाएगा मध्य पद। क्या बोलेंगे? मध्य पद। और ये जो बाहर वाले हैं दोनों, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे। ठीक है, ये इसको हम कह लेते हैं चरम पद। याद रहेगा ना? तो बाहर वाले जो होंगे उनको चरम पद और बीच वाले जो दोनों हैं उनको मध्य पद। ठीक है बच्चा, अब हम यहाँ पर और देखते हैं इनके बारे में, थोड़ी सी चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। और ये है सीधा, अब देखो जो हमने चैप्टर का नाम देखा था ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सीधा अनुपात के बारे में। ठीक है, यानी सीधा अनुपात, नाम भी अच्छा लग रहा है ना, सीधा अनुपात, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कुछ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कुछ रूल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार समझ लोगे वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर समझने की कोशिश करना कि बताना क्या चाह रहे हैं। यहां पर दो ऐसी चीजें हों, ठीक है, यानी एक ए हो और एक बी हो, ऐसी चीजें। अगर मान लो कि ए को बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर ए को बढ़ाया जाए तो बी भी बढ़ जाए, अगर ए को बढ़ाओ तो बी भी बढ़ जाए, अगर ए को घटाओ तो बी भी घट जाए। अगर इस तरह का कुछ रिलेशन बने तो वो कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी इसे हम बोलते हैं सीधा समानुपात। ठीक है, तो ये हो गया सीधा अनुपात या सीधा समानुपात, जो भी बोलना चाहो, अनुपात, समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ लेना, ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझो। जैसे मान लो कि एक पेन है, ठीक है, एक पेन, अगर मान लो एक पेन 5 रुपए का है, एक पेन कितने का है? 5 रुपए का है। ठीक है, तो दो पेन कितने के हो जाएंगे? भाई सीधी सी बात है, 10 रुपए का होगा, है ना। अगर हम 3 पेन की बात करें तो कितने का हो जाएगा? भाई 3 पेन की बात करोगे तो 15 रुपए का हो जाएगा। एक चीज देखो, यहां पर हम पेन बढ़ाते चल रहे हैं और इधर हम पेन बढ़ाते चल रहे हैं और इधर ये दाम बढ़ता जा रहा है। सही है बात? तो इस तरह के जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं सीधा समानुपात, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बताओ समझ में आया? और कुछ इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? आगे समझ लेते हैं ना। अब इसमें कुछ ज्यादा हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं व्युत्क्रम समानुपात पर। देखो, व्युत्क्रम समानुपात, ये क्या चीज है? व्युत्क्रम समानुपात, यानी इसी को बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं बच्चा? इनवर्स प्रोपोर्शन। अब अगर इस क्वेश्चन में देखोगे, इसको समझोगे, तो अगर मान लो दो चीजें हैं, कौन कौन सी? ए और बी, फिर उसी तरह से ए और बी, दो चीजें, ए और बी, दो चीजें हैं। एक काम करो कि अगर ए को बढ़ाओ तो बी घट जाए, है ना। ए को बढ़ाओ, यानी एक को बढ़ाओ दूसरा घट जाए, या एक को घटाओ तो दूसरा बढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरह का अगर कुछ रिलेशन बनता है तो इसका मतलब इनमें व्युत्क्रम समानुपात है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन है। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ मेरी तो बात समझो कि जैसे अगर मान लो कि कोई काम है ना, अगर 4 मजदूर मिलकर किसी काम को
6 दिन में करते हैं, ये समझ लेते हैं ना। 4 मजदूर किसी काम को मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो उसी काम को अगर 8 मजदूर लगाए जाए, ठीक है, 8 मजदूर, तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? भाई 3 दिन में खत्म हो जाएगा ना। बताओ, ये समझ में आया? भाई दिन कम लगेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ाओ दूसरी घट जाए, या एक चीज घटाओ तो दूसरी बढ़ जाए, इस तरह का अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट बने तो वहां इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। पता ही समझ में? अच्छा, यही चीज अगर ये 4 मजदूर मिलकर इस काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है ना, 6 दिन में करते हैं, अगर मैं मजदूर घटा दूं 2 मजदूर, है ना, 2 मजदूर, तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा? सीधी सी चार्ट देखो, अगर 4 मजदूर मिलकर 6 दिन में करते हैं तो 2 मजदूर अगर, तो ये ज्यादा दिन लग जाएगा ना। तब तो दिन मजदूर कम कर दोगे तो ये ज्यादा दिन लग जाएगा कि नहीं लगेगा? तो इसका मतलब क्या है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी, आप समझ गए होगे, इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आगे चीज देख लेते हैं कि अगर देखो थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझ लो इनकी, कि समानुपात के गुण के बारे में थोड़ा सा, केवल एक पॉइंट और है, उसके बाद थोड़े से एग्जांपल आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो समानुपात के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। अब इसके देखोगे कि क्वेश्चन क्या है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पर जब भी इस तरह की कोई चीजें आए, है ना, यहां पर देखो समझ, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, अगर इस तरह का कुछ मिले तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जो पहला इनके जो चरम पद का गुणनफल होता है ना, उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो ये याद रख लो कि a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। बताओ, ये चीज समझ में आए? तो ये याद रखना कि इनके मध्य पदों का गुणनफल जो होता है वो हमेशा इनके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, अब यहां पर देखो, अगर मान लो कि 3 चीजें दी गई हो, जैसे ए बी सी डी करके, है ना, इस तरह से दिया गया है, ये ए अनुपात बी ऐसे करके दिया गया है, तो यहां पर एक चीज और ये समझ लो कि ये 3 हो गए, ए बी सी, ये तो 3 हो गए हमारे। ये जो डी होता है ना, इसको ए बी सी का चतुर्थानुपात कहते हैं। ठीक है, डी को अगर इस तरह का बना तो यहां पर डी को ए बी और सी का क्या बोलते हैं? चतुर्थानुपात। ठीक है, चतुर्थानुपात कहते हैं, याद रखना, है ना, 4th रेशियो बोलते हैं इसको, 4th प्रोपोर्शनल रेशियो। ठीक है, तो यहां पर डी हो जाएगा, ए डी जो है ये लास्ट वाला जो होगा, जब भी इस तरह का कुछ रेशियो दिया होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ए बी सी का डी जो होगा वो क्या होगा? चतुर्थानुपात होगा। ठीक है, चलो एक पॉइंट और देखो, ये कह रहा है कि अगर ए और बी, ठीक है, एक्स का तृतीय अनुपाती, यहां पर ये भी क्वेश्चन आता है तृतीय अनुपाती निकालो, तो हम कैसे करेंगे कि अगर मान लो ए बी, ठीक है, ए बी का एक्स तृतीय अनुपाती, क्या हो? तृतीय अनुपाती हो तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, एक्स जो है ये तृतीय अनुपाती है, तो इसको तीसरी यहां पे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ए इज टू बी प्रोपोर्शनल बी इज टू एक्स, ऐसे लिखना। ठीक है, तो जब भी तृतीय अनुपाती पूछेगा तो इस तरह से ही निकालना। ठीक है, ये निकालने का तरीका है कि कैसे आप तृतीय अनुपाती निकालोगे। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, बी का बी से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए एक्स। ठीक, ये बात आई समझ में? तो यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स, यानी तृतीय अनुपाती अगर निकालना होगा ना, तो तृतीय अनुपाती अगर x तृतीय अनुपाती है तो यहां पर इस तरह से ये सॉल्व होगा। कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको इस तरह का पूछेगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन बता देते हैं, चलो, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, तो आप तृतीय अनुपाती कैसे निकालोगे? जैसे 9 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन आ जाए
कि 9 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो भाई देखो, अगर एग्जाम्पल समझ लो कि 9, एग्जाम्पल देखो, 9 तथा 12 का तृतीय अनुपाती अगर कहा जाए, ठीक है, तृतीय अनुपाती, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। बहुत ही इजी तरीका है ना। 9 और 12 का तृतीय अनुपाती अगर निकालना है तो कैसे करोगे। 9 अनुपाते 12 समानुपाते 12 अनुपाते x। बताओ ये समझ में आया। यहाँ पर इसका चरम पद का गुणा और मध्य पद का गुणा करते हैं ना, तो 9 का x से गुणा करोगे तो हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 12 गुणे 12। समझ में आया। तो यहां पर हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 12 बटे 9। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 इक्के 3, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16। ठीक है, यानी 9 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा 16। बताओ बात आई समझ में। तृतीय अनुपाती, तो जब भी तृतीय अनुपाती कहेगा तो वो हमेशा लास्ट में होगा। ठीक है, तृतीय अनुपाती क्या होगा, हमेशा लास्ट में होगा। क्लियर है बात इतनी। चलो, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज और समझ लेते हैं ताकि पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मान लो मध्यानुपाती आ जाए, ठीक है, ए और बी का मध्यानुपाती समझने की कोशिश करना कि मध्यानुपाती अगर नहीं, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ए और बी, ए और बी का मध्यानुपाती। अब अगर मध्यानुपाती निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि मध्यानुपाती निकालने का तरीका क्या है कि जब भी आएगा तो इसका मध्यानुपाती हमेशा अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, मध्यानुपाती क्या होगा, अंडर रूट ए बी होगा। अच्छा, ये चीज आप पूछिए ये कैसे हो रहा है, अंडर रूट ए बी मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब इसके मध्य पद गायब हैं। ठीक है, ये है और ये है, तो इसके मध्य पद गायब हैं, तो मध्य पद मान लो कि ये x हो ऐसे करके। ठीक है, ये मध्यानुपाती, ये मध्यानुपात है ना, तो ये मध्यानुपाती है। ठीक है, तो यहां पर x और x का मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, a और b का मल्टीप्लाई करोगे तो a b हो जाएगा, तो यानी x इक्वल्स टू स्क्वायर उधर जाएगा तो उतना हो जाएगा रूट ए बी। ठीक है, तो ये मध्यानुपाती हो गया। बताओ बात आई समझ में, कोई दिक्कत है। जैसे अगर मान लो कि एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लो कि नंबर दे दिया गया है ना, 2 नंबर दे दिए गए और वो नंबर दे दिया जाए, मान लो कोई भी 2 नंबर ले लो। और तो मध्यानुपाती निकालने के लिए अगर आपको देखना है तो ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगर मान लो 12 और 4 का कहा जाए कि मध्यानुपाती निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे 12 और 4 का। तो सीधा सीधा 12 गुणे 4 कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मध्यानुपाती। ठीक है ना, 12 गुणे 4, तो 12 चौक 48। ठीक है, तो 12 चौक कितना हो गया 48। अब 48 में अगर देखोगे तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो कितना हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 बराम 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 इक्के 3। तो यहाँ देखो ये 2 इसका स्क्वायर निकल गया, यानी 2 दूनी 4, तो यानी 4 अंडर रूट 3। ठीक है, तो 12 और 4 का अगर हमें निकालना होता, 12 और 4 का मध्यानुपाती, तो कितना होता 4 अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और तभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछिएगा जरूर।